हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी की। जियोग्राफी पढ़ेंगे, मतलब आज जियोग्राफी की क्लास है। तो जियोग्राफी में हम लोग मैदान पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हमने बताया था खादर बांगर। फिलहाल खादर बांगर बांगर कई बार इसे सीरीज में पढ़ा चुके हैं, लेकिन वो फिर आज जो है हमें लगता है रिपीट करना पड़ेगा, वरना मैदान जो है आपके समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी समाप्ति की ओर है। हमें लगता है मुश्किल से 4-5 वीडियो, और उसके बाद बहुत ज़्यादा, मतलब 11-12 वीडियो हो गए, बहुत ज़्यादा 20 वीडियो पूरी इंडियन ज्योग्राफी। इससे ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी नहीं जाएगी। तो साथ में थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा अगर फिर से हम लोग खादर बांगर के बारे में देखेंगे। और चलो चलते हैं, क्योंकि आजकल पढ़ाई वाला सीजन नहीं चल रहा है। आजकल आप लोग, हमें लगता है, कम पढ़ रहे होंगे। पढ़ाई वाला सीजन जब एग्जाम आते हैं तब शुरू होती है। फिलहाल हम लोगों का तो चल रहा है, आ गया है। ठीक, नोटिफिकेशन भी आ गया, फॉर्म भरने की डेट भी आ गई। तो दूसरी ओर थोड़ा यूपी का माहौल भी गर्म है, क्योंकि यहाँ तो राजनीति विकास पे नहीं हो रही है। थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। इसी दिन इस पे पूरा वीडियो बनाएंगे, जो यूपी में जो रामचरितमानस पे विवाद चल रहा है। ठीक है, आखिर इस विवाद को इतनी तूल क्यों दी जा रही है? मतलब कि जिस जिस पार्टी ने उठाया है, जिस पार्टी के नेता ने, ठीक है, नाम आप सब जानते होंगे, तो उनको अब एक तरीके से अगर आप देखेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, तो उनको एक सह मिल गई है। पार्टी की तरफ से एक सह मिल गई कि वो रामचरितमानस पे जो बोलना चाहते बोलते रहे। क्योंकि पहले ऐसा सोचना था कि उनके आला कमान इस बात को मना करेंगे, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। तो आए दिन रोज टिप्पणी आ रही है, कभी कभी ट्वीट हो रहा है, वो बोलते रहते हैं। और तो माहौल गर्म है, हालांकि गर्म हो गए। जब रामचरितमानस जैसे ग्रंथ थे, जो हम लोगों का आदर्श माना जाता है, जब हम लोग कहीं परेशान होते हैं, कुछ होते हैं, तो एक एग्जाम्पल देते हैं, यार भगवान राम ने इतने कष्ट सहे, तो हम क्या चीज़। ठीक है, तो ऐसे ग्रंथ पे जो हम लोगों का आइडियल है, एक जीवंत ग्रंथ, ठीक है, जो हमारे समाज को दिन प्रतिदिन बदलने का काम करता है, जो प्रोग्रेसिव, कुछ कम्युनिस्ट प्रोग्रेसिव की बात करते हैं, तो प्रोग्रेसिव अगर देखेंगे, सही से देखेंगे, तो हमारे समाज को प्रोग्रेसिव बनाने में रामचरितमानस की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक, अगर आप उसका बच्चों में सही यूज और सही देखेंगे, तो श्री रामचंद्र से अच्छा चरित्र आज तक हुआ ही नहीं कोई। ठीक है, तो इस पे विवाद चलता रहता है। और अब इस विवाद पे हम किसी दिन चर्चा करेंगे, वीडियो बनाएंगे कि इस विवाद से, जो रामचरितमानस पर जो टिप्पणी की जा रही है, आखिर ये इस विवाद से, मतलब जो जिस पार्टी ने उठाया उसको फायदा क्या है, और उसको फायदा दिख रहा है। एक तो देखो यहाँ क्या होगा कि अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ये था, ठीक, ये था, अभी तक ये हो रहा था, ठीक। लेकिन अब ये तो अलग है। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या किया इन्होंने, इसमें क्या किया है, फिर इसे इसे ऐसे फाड़ दिया। ठीक, अब फट गया है। कोई माने या न माने, कोई सोचे या न सोचे, कि इसके दो भाग हो चुके हैं। इस शब्द के दो भाग हो चुके हैं आज के टाइम, जो यूपी का माहौल है। ठीक है, और इसमें क्या हो गया है, इसमें ये करने की कोशिश की जा रही है, ठीक, इसमें ये करने की कोशिश भरपूर हो रही है। ठीक, इसमें जो है भरपूर कोशिश हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब जो है, अब ये माहौल हो गया। तो क्या हुआ है, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अगर देखेंगे तो पहले राजनीति यहाँ होती थी, इस पॉइंट पे होती थी, हिंदू मुस्लिम होता था बस। ठीक, अब क्या हो गया, अब ये हो गया। अब जो है धुर विरोधी हुआ नहीं है, लेकिन बनाने की एक कोशिश है ये। ठीक, देखो, इससे नेता तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, उनको किसी को इस पे कब्जा करना, किसी को इस पे कब्जा करना। जो जहाँ परसेंटेज ज्यादा देख रहा है, तो वो इधर भाग रहा है, ठीक, इधर भाग रहा है। लेकिन दरअसल है क्या कि अगर जो समाज का निचला तबका है, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और जो
विदाउट क्लास का इंसान है, ठीक है। शिकार वो होगा, खाई उसके बीच पटेगी, वो खुदेगी। तो खाई देखो, नेता को क्या है, वोट चाहिए, वो अपना काम कर रहा है, गैप कहाँ बना रहा है, इन दोनों के बीच, और अच्छी तरह से बन भी रहा है, ठीक है। तो इसमें जरूर किसी न किसी को फायदा दिख रहा होगा, उनके अपने राजनीतिक रिजल्ट के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। तो इस पे चर्चा हम लोग एक दिन पूरा कल वीडियो बनाएंगे, ठीक है, 10-15-20 मिनट का, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, आज क्लास देख लेते हैं, ठीक है। हम लोगों को ये भी जानना जरूरी, आखिर ये जो बोला जा रहा है, क्या ये समाज को बदलने, रामचरितमानस क्या क्या नहीं है, रामचरितमानस में क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि ये समाज, ये प्रोग्रेसिव समाज नहीं बनाया जा रहा है, ये समाज को एक एक लड़ाई में भिड़ा देंगे कि तुम ये करते रहो। विकास कहाँ है, यहाँ विकास, जो विकास है वो विकास से दूर चले जाओगे तुम लोग। और मुद्दा ऐसा है कि भाई जिसके अस्तित्व पे उठाओगे वो तो कुछ ना कुछ तो करेगा, ठीक है। तो वही बात है कि हम कल जो है इसके सारे पहलुओं पे बात करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे मैदान, आज हमको देखना है मैदान, मैदानों के बारे में चर्चा करनी है। तो ज्योग्राफी, एक मिनट कैमरा, मैदान के बारे में चर्चा करने से पहले देखो, अगर हम लोग मैदान बात करेंगे मैदानों की, तो मैदान में कहाँ सबसे पहले बात करेंगे, उत्तर भारत के विशाल मैदान की। कहाँ की बात करेंगे, उत्तर भारत के विशाल मैदान, ठीक। जो हमारे एग्जाम से, जो एग्जाम के लिए जो जरूरी मैदान है वो वही है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक। उत्तर भारत का विशाल मैदान, ऊपर हेडिंग चाहो आप डाल लो, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। तो देखो, अभी पिछली बार भी समझाया था, फिर से एक बार समझ लो कि इसे समझने से पहले हमको चलना होगा हिमालय की तराई में, ठीक। हमको कहाँ चलना होगा, हिमालय की तराई में। ये हिमालय की शिवालिक श्रेणियां हैं, तो इन्हें ध्यान रखना, ये जो है हिमालय की शिवालिक शिवालिक श्रेणी है, ठीक। ये हिमालय की शिवालिक श्रेणी है, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी के बाद, शिवालिक श्रेणी के बाद ये जो है इस इलाके को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहाँ ये गिरिपद कहते हैं इसे, ठीक। इसे गिरिपद भी कहते हैं, हिमालय के गिरिपद में तराई क्षेत्र को, और जो भांबर है, भांबर का इलाका है, उसे गिरिपद भी कहते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या कहते हैं, देखो भांबर, भांबर, ठीक। यहाँ क्या है, यहाँ जो बड़े बड़े पत्थर हैं, ठीक, बड़े बड़े पत्थर, यहाँ बड़े बड़े पत्थर आते हैं, बड़े बड़े पत्थर, यहाँ से जो नदियाँ अपने साथ जो अवसाद लाती हैं, ठीक, नदियाँ जो अपने साथ अवसाद लाती हैं, तो यहाँ बड़े बड़े पत्थर, इवन पहाड़, और जो लैंड स्लाइडिंग होती है वहाँ से जो उसका अवसाद है यहाँ इकट्ठा होता है, ठीक है। तो यहाँ इकट्ठे होने के बाद क्या होता है कि नदियाँ यहाँ से आ रही हैं, पत्थर बड़े हैं, पत्थर संरचना में इतने ज़्यादा बड़े हैं कि वो जब ऊपर नीचे आते हैं तो एक गैप हो जाता है। जैसे आप मान लो, जो आप पुल वगैरह देखते हैं या पुलिया वगैरह, हल्की पुलिया को ले लें और वहाँ जो पाइप पड़ते हैं, उन पाइप को आप, जैसे 4-5 पाइप नहीं, आप 50 पाइप तरा ऊपर लगा दो, ऊपर नीचे 50 पाइप लगाओगे, तो उससे क्या होगा कि पाइप के ऊपर एक तो रास्ता बन जाएगा पाइप का ही, ठीक है, और नीचे क्या होगा, एक गैप दिखेगा, इधर से उधर एक गैप दिखेगा, गैप दिखेगा। जब आप पानी को छोड़ोगे, जब आप पानी को छोड़ोगे तो क्या होगा, वो गैप से पानी निकलेगा, पानी गैप से निकलेगा। अगर वहाँ आप कोई बीज डालेंगे, कुछ भी डालेंगे ऐसा, तो क्या होगा, वो वहाँ से निकल जाएगा, वहाँ जमने की स्थिति, मतलब जमने की जो स्थितियाँ हैं वो बहुत कम परिस्थित होगी, ठीक। तो इसीलिए यहाँ क्या है, यहाँ एक ऐसी संरचना विकसित हो जाती है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थरों के गैप पैदा बन जाते हैं, ठीक। उससे क्या होता है, यहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ ऐसी बीज बीज डाले जाते हैं तो बहुत कम जमते हैं, यहाँ बहुत कम पेड़ पौधे पाए नहीं जाते हैं अगर देखोगे, लेकिन बहुत कम, अगर मान लो कुछ बेशरम टाइप के होते हैं जमाते हैं, ठीक है,
तो वही जमते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ क्या हुआ कि हमने आपको बताया कि जब पानी छोड़ोगे तो पानी नीचे से निकल जाएगा। तो यहाँ जब नदियाँ आती हैं भावर में, जब नदियाँ भावर में पहुँचती है तो अदृश्य हो जाती है। ठीक, क्या हो जाती है? अदृश्य, मतलब नदियाँ यहाँ दिखाई नहीं देती। तो इसीलिए भावर में बोला जाता है नदियाँ दिखाई नहीं देती। अच्छा, जब जब गैप पैदा हो गया, जब गैप बहुत ज़्यादा बन गया तो कृषि का तो काम ही खत्म, कृषि भी नहीं होगी। ठीक, कृषि भी नहीं होगी, गैप बहुत ज़्यादा बन गया तो कृषि भी नहीं होगी। अब यहाँ दोनों काम खत्म। जब जब यहाँ मैदान ही नहीं बन पा रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ हैं, पत्थर कंकड़ हैं मोटे मोटे, तो हालांकि छोटे कंकड़ भी हैं, ये मत समझना कि सब पाइप ही लगे पड़े हैं, छोटे कंकड़ भी हैं। ठीक, लेकिन इससे क्या है, गैप बहुत ज़्यादा है तो यहाँ ना कृषि हो सकती है, नदियाँ अदृश्य। ठीक, नदियाँ, ठीक, नदियाँ अदृश्य हैं। तो अब हम लोग इसके जब आगे बढ़ेंगे, जब नदियाँ इसके आगे बढ़ती तो एक इलाका और पड़ता है। ठीक, एक इलाका और पड़ता है। ठीक, आप ऐसे समझ लो, एक इलाका और पड़ता है और उसको क्या कहते हैं, मैदान हो गया। उसको यहाँ क्या है, यहाँ छोटे कंकड़ पत्थर है, कंकड़ पत्थर ही लेकिन बहुत छोटे। और यहाँ इसे मान लो सिल्ट भी है, गाद भी है और चिकनी मिट्टी भी है। ये भी ध्यान रखना, हल्की चिकनी मिट्टी, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, चिकनी मिट्टी भी है। ठीक, ये सब यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ क्या है कि इस इलाके में नदियाँ निकलती अदृश्य, मतलब कि यहाँ छोटे कंकड़ पत्थर हल्के हैं। ठीक, चिकनी मिट्टी, गाद वगैरह जो हल्की, जो जो अवसाद बिल्कुल छना हुआ नहीं होता है, ऐसे समझो, वो यहाँ है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ जो है नदी, इसे बोलते क्या है, यहाँ पे लिखते हैं। देखो, इसको, इसके दो नाम है, इसे समझ गए होगे क्या, इसे, इसके दो नाम याद रखना, एक तो तराई। ठीक, एक तराई, बहुत डिटेल में इसे पढ़ा चुका है लेकिन आज फिर से समझा रहे हैं। एक तराई, और दूसरा, दूसरा आपको क्या याद रखना है, इसे दलदली भूमि भी कहते हैं। ठीक, दलदली भूमि। ठीक, क्योंकि दलदल बहुत ज्यादा रहता है। ठीक, तो यहाँ क्या है, यहाँ एक तो एक ये हो गया कि नदियाँ यहाँ छिपती हैं तो यहाँ दृश्य हो जाती हैं। तो कहाँ नदियाँ दृश्य, मतलब दिख रही हैं। ठीक, यहाँ आपको बताया कि गाद वगैरह है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है, तो कृषि भी होती है, कृषि होती है। ठीक है, कृषि होती है। ठीक, और कृषि में उपयोग कहाँ ज़्यादा कृषि कहाँ की होती है, पानी जहाँ जिनमें ज़्यादा जरूरत हो, जैसे चावल। ठीक, मतलब धान, मतलब धान। ठीक, और काहे की होती है प्लस, और काहे की लिखेंगे, देखो गन्ना। ठीक, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, जो थ्योरी है, जो थ्योरी है वो यहीं से निकल रही, कहीं से अलग से नहीं आ रही। जो इसकी मतलब आपको जो थ्योरी पढ़नी है वो यहीं से निकल रही, क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आपको अलग से, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको अलग से कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको जो है इसी से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक, कुछ ना कुछ क्या, पूरा मिल जाएगा। इसीलिए थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी, आराम से पढ़ लेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये क्या हो गया, शिवालिक हो गया, मतलब हिमालय की बाह्य साइड। उसके बाद भावर प्रदेश, तराई प्रदेश। ठीक, तो यहाँ जो जो इनके पॉइंट हैं वो भी लिखती है। ज़्यादातर इससे जो कृषि, मतलब कि यहाँ से इन्हीं दो से क्वेश्चन बनता है। ठीक, इससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन बाहर जाना नहीं। और बहुत डिटेल में समझना है तो खादर बांगर की अलग से क्लास ही हमने डाल रखी है। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे इतना। तो इसे यहाँ से हटाते हैं। ठीक, अब इसे यहाँ से हटाएंगे, इसे यहाँ से हटाएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ दो शब्द लिखेंगे। ठीक, दो शब्द सिर्फ लिखेंगे, आप उनको ध्यान रखना। देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा है, भांबर, भांबर और तराई प्लस तराई। भांबर प्लस तराई, यह दलदली भूमि।
ठीक, यहाँ पे दो चीज़ें हमने पढ़ी, इसे याद रखना है आपको, क्योंकि जो दूसरा पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि आपने जब आप किताब उठाए होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा सबसे ऊपर भांबर, ठीक, भांबर। उसके बाद आपने पढ़ा होगा तराई, ठीक, उसके बाद आपने पढ़ा होगा खादर, और उसके बाद आपने फिर पढ़ा होगा बांगर। बहुत कंफ्यूज वाला है, ये लोगों को अक्सर याद नहीं होते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन आपने इस तरीके से पढ़ा होगा। तो हम यहाँ पे जो आपको एक नया तरीका बताने जा रहे हैं याद रखने का, कि इनका दो का संबंध आपस में है, ठीक, इनका दो का संबंध है आपस में, और इनका दो का संबंध है, ये आपस में दो रिश्तेदार हैं, और ये आपस में दो रिश्तेदार हैं, या तो कह सकते हो ये दो कपल आपस में है, दो इधर है, ठीक। इस तरीके से जैसे आपको सहूलियत लगे वैसे याद कर सकते हो, ठीक। इधर भाबर तराई हो गया, इधर खादर बांगर हो गया, जिस जिस ये दो आपस में है, दो आपस में है। तो यहाँ इनका संबंध तो हम देख चुके हैं कि भाबर और तराई का संबंध क्या है, ठीक। लेकिन खादर बांगर इनका इनसे कोई संबंध नहीं है, ये अपने घर के मालिक हैं, ये अपने घर के मालिक हैं, ठीक। इनका घर अलग है, इनका अलग है। तो अब हम चलते हैं, इसे यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे हो गया, ठीक। इसे चलो इस हेडिंग को फिर से डाल लेना, थोड़ा हटाएंगे क्योंकि वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, मान लो कि ये नदी है, ये नदी हो गई, ये क्या है, ये रिवर है, ये क्या है, नदी है, ये नदी हो गई। और इसे हटा देते हैं, इधर यहाँ लिखा, ठीक। इसे यहाँ से लेते हैं, इतना इधर लेते हैं, ठीक, यहाँ तक एक मैदान हमने ले लिया नदी के किनारे किनारे, ठीक। इधर भी लेते हैं, इधर भी ले लिया, नदी के किनारे एक मैदान ले लिया, ठीक। फिर इसके बाद और लेते हैं, देखो यहाँ तक दिख रहा है, तो मार्कर ऊपर गया, दिख रहा है। चलो फिलहाल इसके ऊपर का जो मैदान है इसे थोड़ा कम कर देंगे, इसे दिक्कत ना हो। ये रहा, और एक ये मैदान ले लिया, ठीक, यहाँ एक लिया, ठीक। पूरे ग्राफ को बहुत हिसाब से समझना, बहुत काम की चीजें हैं, ठीक। इससे अगर यहाँ समझ लिया तो आपको ये सब पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये नदी हो गई, ठीक। इस मैदान को हम लेते हैं त्रिभुजाकार मैदान में, इसको जो हम लोग भरेंगे उसे त्रिभुजाकार मैदान में भरेंगे, ठीक। इसे भरेंगे इस आकृति में, ठीक। इस आकृति में कुछ जो भी ग्राफ बनेंगे वो 3 कोने के होंगे, इसे इस तरीके से भर लेते हैं जिससे आपको आसानी हो, ठीक। और यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे, यहाँ नाम देंगे खादर। सेम यहाँ भी होगा, ठीक, सेम परिस्थिति यहाँ भी होगी, यहाँ नाम हम लोग देंगे खादर, और यहाँ भी ये भी त्रिभुज, नदी के इस पार वाले जितने सब सब त्रिभुज के ही बनेंगे, ठीक, 3 कोने वाले सब, ठीक। एक आपका मैदान ये पहचान के लिए बनाया, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, ठीक। इधर वाले को हम लोग बनाएंगे 4 कोने, गोल बना लेंगे, ठीक, जल्दी बनेगा। इसे इस तरीके से बना देते हैं, और इसे हम लोग क्या नाम देंगे, इसे क्या नाम देंगे, अब एक नाम रह गया, आप लोग सोचो इसे क्या नाम दिया जाएगा, ठीक है। इसे क्या नाम देंगे बताइए बच्चों, इसे नाम देंगे, अभी हमने आप सबको बताया था, इसे नाम देंगे बांगर, ठीक। आपने सीमेंट का नाम तो सुना ही होगा, बांगर, यहाँ भी बांगर, ठीक। और यहाँ भी गोल गोल इसे भर दें, ठीक। अब आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, बांगर कौन सा, खादर कौन सा, ठीक है। तो आपको पता ही लग गया होगा कि इनका इनका घर अलग, खादर बांगर का अलग घर है, तराई और बांगर का अलग है। ये हिमालय से, इनका हिमालय के गिरिपथ प्रदेश में नीचे हिमालय के बाद का प्रदेश शुरू होता है, उससे लेना देना, और इनका लेना देना नदियों के किनारों से, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि खादर और बांगर का लेना देना कहाँ है, नदियों के किनारों से, ठीक। तो एक मिनट कैमरा चेक कर लें,
पानी में। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बांबर और तराई क्यों अलग है, खादर और बांगर क्यों अलग है। ठीक, देखो यहाँ हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले खादर को देखें। देखो ये नदी हो गई, ठीक, ये नदी हो गई। नदी कहाँ से आ रही है, हिमालय से। ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं। ठीक है, अगर हम लोग भारत को पढ़ेंगे, भारत को पढ़ेंगे और भारत का मैप देखेंगे, तो भारत का जब हम लोग मैप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है। एक मिनट, ऐसे ही बना लेते हैं। एक मिनट। ठीक, देखो उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है, अगर इस छोटे से मैप में देखेंगे तो यहाँ तक, तो ये उत्तराखंड वाला इलाका पूरा पूरा, इधर उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया इधर, और हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक, यहाँ से मान लो ये जो है नेपाल, और इधर भी इधर ही मान लो। ठीक, कुछ इस तरीके यहाँ तक पड़ता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है, अगर देखेंगे तो एक बाउंड्री, मतलब एक देश के किनारे है, भारत के ना सेंटर में है। जैसे मान लो हरियाणा, दिल्ली या मध्य प्रदेश, या मान लो कि इधर के जो इधर कंट्री है जो यहाँ पे, वैसा इसके पास कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ देखोगे तटीय इलाका है तो यहाँ बिजनेस अच्छा होता है। गुजरात में देख लो, बिजनेस अच्छा होता है। महाराष्ट्र है तो इधर जो है उद्योग के लिए इधर परिस्थितियाँ ज़्यादा अच्छी हैं। ठीक है, मतलब कि जो अक्सर जो बिजनेसमैन है वो आपको इस एरिया में इधर दिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, अगर यहाँ यहाँ बिजनेस होना, यहाँ सब कुछ है, जो यहाँ है वो यहाँ है। ठीक है, यहाँ सब कुछ है, लेकिन अगर आप इसे देखेंगे और थोड़ी देर के लिए यहाँ से एक चीज़ हटा दें, इसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक, उत्तर प्रदेश बिहार से अगर आप नदियों का जाल हटा दो, सही बताएं उत्तर प्रदेश बिहार बेकार जाएंगे, कोई काम के नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो जो अगर देखा जाए, जो यहाँ नदियाँ हैं ना, वो एक तरीके से उत्तर प्रदेश के लिए उपहार है। बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ यहीं से निकली हैं, गंगा है, यमुना है। ठीक है, और बहुत सारी नदियों के जाल, बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं। ठीक है, छोटी छोटी नदियाँ हिमालय से उतर के इधर ही हैं। तो इसीलिए यहाँ एक मैदान बना हुआ है। मैदान जब बना है, जब नदियाँ निकली हैं, तो मैदान का विकास अपने साथ अवसाद लाई हैं। दोआब, जिसे आप लोग जानते होंगे, दोआब, दोआब का विकास हुआ। अभी बताएंगे दोआब होता क्या है। दो नदियों के बीच की जगह को दोआब कहते हैं। तो यहाँ कृषि के लिए उपयोगी भूमि बहुत ज़्यादा है। इतनी आपको, जैसे पंजाब मान लो, पंजाब मैदान है, पंजाब में ऐसा क्यों है, अगर आप देखोगे तो वहाँ भी एक नदियों का जाल है, देखेंगे वहाँ भी बहुत सारी नदियाँ निकली हैं। तो आप, ये सतलज है, ठीक है, रावी है, वो इसीलिए पंजाब बोला जाता है। ठीक है, 5 नदियों के बीच की जगह। ठीक है, ये दोआब हो गया। तो इसीलिए पंजाब कृषि के लिए है। अगर आप नजर डालेंगे, बिहार है, यूपी है, इसके बाद आप कहाँ देखेंगे कृषि के लिए उपयुक्त, तो देखेंगे आपको जहाँ नदियाँ, नदियों का विकास अच्छा, तटीय मैदान आपको मिल जाएंगे। ठीक, तटीय मैदान मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और आप यही मध्य प्रदेश में देख लो, अगर नदियों से दूर चले जाओ तो कृषि के लिए इतनी उपयोगी भूमि नहीं है। ठीक है, आप दक्षिण पश्चिम में जहाँ ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, वहीं पर अच्छी खेती होती है, कृषि होती है। तो हम लोग देखेंगे तो हमको मेन जो दिखेगा, आपको क्या दिखेगा कि मैदानों और कृषि के डेवलपमेंट में नदियों की भूमिका बहुत ज़्यादा। अगर इन्हें हटा दें तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल पिछड़ा हो जाएगा, एकदम एकदम पीछे चले जाएगा। और यहाँ जो है फोकस जो है, क्योंकि एक तो साइड में पड़ता है। अच्छा, गुजरात ऐसी कंट्री भी नहीं है कि जहाँ से आप बहुत व्यापार, बहुत कुछ कर सकते हो, या बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मतलब नेपाल की बात कर रहे हैं। ठीक, तो नेपाल एक ऐसी कंट्री भी नहीं है जहाँ से आप बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ पैसा पैदा कर लो किनारे से खड़े होके, मतलब व्यापार वगैरह या कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, छोटी सी कंट्री है। उस और तटीय लोगों को तो बहुत फायदा है, कोई ना कोई, कोई ना कोई बिजनेस करते रहे।
ठीक है। तो इसीलिए अगर यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ से नदियाँ हटा देंगे तो आप समझ लो उपयोगिता खत्म, और ऐसा लगेगा कि हम लोग कहीं बहुत अलग रहते हैं, ठीक है, बहुत पिछड़े प्रदेश में रहते हैं। इससे अच्छे तो ये सेवन सिस्टर वाले लगेंगे आपको, ठीक है। लेकिन हम लोग बाउंड्री अगर देखेंगे, जो इसके 7 जिले हैं, हमारा जिला भी लखीमपुर जो है वो भी यही इसी पड़ोस में आता है इसके, ठीक है। तो यहाँ जो 7 जिले हैं आपको बताएं, पीलीभीत है, लखीमपुर है, बहराइच है, बस्ती है, और अपने महाराजगंज है, ठीक है। और 7 जिले, ऐसे 7 जिले हैं जो यहाँ पर हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि बलरामपुर है, तो वो उनका तो जीवन बिल्कुल नष्ट हो जाएगा अगर नदियाँ ना हो। क्या 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 करेंगे खुद सोचो। तो इसीलिए नदियों की उपयोगिता जो है बहुत ज़्यादा है, वो यहाँ से दिखेगी आपको। थोड़ा सा टाइम गया होगा लेकिन समझेंगे। नदियाँ हैं तो मैदान है, कृषि अच्छी होती, कृषि मैदान है तो उद्योग भी अच्छे लगाए जाते हैं, अच्छी रोडें डेवलप हो रही हैं। आप देख लो, समतल भूमि है ना, तो अच्छी रोडें, अच्छे बिजनेस हो रहे हैं, अच्छा व्यापार हो रहा है, अच्छी कृषि हो रही है, अच्छा पशुपालन हो रहा है। नदियों की देन यूपी में मेन, अगर मुख्य विकास अगर मानेंगे आप, जो प्राकृतिक विकास अगर है वो नदियों की देन ही है। अगर थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं नदियाँ हटा दो तो सब कुछ खत्म, कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो इसीलिए जब हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं तो आपको एक, अगर आप कभी मेंस लिखेंगे, कभी आगे तैयारी करेंगे तो ये सब बहुत काम आएगा, ठीक है। कभी आप बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये सब बहुत काम आने वाला है कि हमको किसी चीज़ की उपयोगिता, महत्व क्या है, ठीक है, क्योंकि हम कहाँ पे रहते हैं और क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। आप देख लो कि यहाँ का जो प्रशासन है, इधर सेवन सिस्टर का प्रशासन बिगड़ा ही रहता है, आपस में लड़ते ही रहते हैं। नागालैंड के त्रिपुरा से, नागालैंड का ऐसे असम, मतलब उनका नागालैंड का असम से है, अरुणाचल से है असम का, त्रिपुरा का असम से है, मेघालय का असम से है, क्योंकि असम सेंटर में पड़ता, सबके साथ बाउंड्री शेयर करता, तो उनका लफड़ा रहता ही है, ठीक है। भारत सरकार बेचारी परेशान रहती, हालांकि बहुत सारे लफड़े उन्होंने सुलझाए हैं, कम किए हैं, बहुत बहुत कुछ कंट्रोल है, लेकिन परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा तब भी अच्छी नहीं हैं, ठीक है, वहाँ की। अभी आपने देखा होगा मणिपुर त्रिपुरा विवाद जब हुआ, ठीक, तो उसमें स्थानीय लोग मारे गए, पुलिस वाले लोग मारे गए, पिछले साल हुआ था। तो वहाँ वहाँ क्या होता है कि सप्लाई बंद हो जाती है, सबसे बड़ी बात तो ये है। क्योंकि ये जो यहाँ पर थोड़ा ये मैप है, इसे थोड़ा सा हटाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से। तो हमको सिर्फ ये गैप मिलता है यहाँ से गैप मिलता है, ठीक। जब दिल्ली में थोड़े दिन बवाल हुआ था दिल्ली में, और वो जब एनआरसी वगैरह, एनसी एनआरसी वगैरह जब एक्ट आया था, ठीक है, तो नागरिकता वाला, तो उसमें दिल्ली की एक जगह है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जहाँ बहुत सारे मुस्लिम आंदोलनकारी बैठे थे अभी, ठीक है। तो वहाँ जब ये वही राइट विंग और लेफ्ट विंग की जब छिड़ी, ठीक है, राइट विंग और लेफ्ट विंग की क्योंकि चलती रहती है, और अगर राइट और लेफ्ट को बहुत ज़्यादा समझना है तो विकास सर ने खुद का एक चैनल बनाया, डॉक्टर विकास कीर्ति, वहाँ जाके आप थोड़ा विस्तार से समझ सकते हो। ये सब चीज़ें हम लोगों को जाननी चाहिए, क्योंकि हम लोग फोन्स के रील्स में ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बड़ी चीज़ें जब हमको, जहाँ विस्तार, जहाँ दिमाग का विस्तार हमारा होने को होता है, जहाँ अपने देश को जानने की बात आती है, खुद को जानने की बात आती है, तो हम लोग वहाँ तक इस समय नहीं पहुँच पा रहे हैं। कारण है फ़ोन, रील्स, फ़ोन में भी रील्स, गेम, ठीक। तो इसीलिए हम कहेंगे कि अगर टाइम हो तो लेफ्ट विंग और राइट विंग को समझें। तो उन्होंने एक धमकी दी थी, ठीक है, अब उसमें किसने दी थी ये नहीं बताएंगे। उसमें मतलब कुछ अराजक तत्व थे, ऐसे समझिए, कुछ अराजक तत्व थे, उन्होंने धमकी दी थी कि हम यहाँ से आपकी सप्लाई काट देंगे, यहाँ से सप्लाई काट देंगे, ये पूरा अलग हो जाएगा, समझ गए। तो ऐसे ऐसे तत्व इंडिया में विद्यमान है, इसीलिए जब आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे तो वहाँ भी आपको एक इंटरेस्ट पैदा करेंगे। सारी कहानी इंटरेस्ट की होनी चाहिए, क्योंकि जब पॉलिटी पढ़ाएंगे, जब ये थोड़ा पॉलिटी से कनेक्ट हो गया। अब देखिए, जैसे कि मान लो हम लोग आजकल एक में पढ़ते हैं कि भारत जो है, भारत जो क्या है कि एक राज्यों का संघ है, तो इस पे बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे जिस दिन करेंगे। तो दरअसल देखो, जो भारत है, जो केंद्र, जब हम उसकी संघीय व्यवस्था को पढ़ते हैं, जो संघात्मक व्यवस्था को पढ़ते हैं, और उसमें कहा गया कि इसमें एकात्मक का भी छिड़काव लगाया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एकात्मक और संघात्मक का मिला हुआ रूप है, ठीक। इसे हम लोग इस तरीके से जानते हैं, पॉलिटी में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या है, देखो हमारे यहाँ सिर्फ इतना है, हम लोग देसी भाषा में समझेंगे, जिस दिन पढ़ाएंगे ना उस दिन समझ लेना। अभी समझा रहे कि क्या है कि राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं है,
हमारे यहाँ सिर्फ प्रशासन के लिए, प्रशासन अच्छा चल चुके, अच्छा विकास हो चुके, लोगों का निर्माण अच्छा हो सके, इसलिए राज्यों का डेवलप किया गया, वरना राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं। जहाँ पर भी आप आर्टिकल 249 पढ़ेंगे, आप आर्टिकल 252 पढ़ेंगे, 251 पढ़ेंगे, 250 पढ़ेंगे, ठीक है। जब इनको पढ़ाने की बारी आएगी तो राज्य सूची, संघ सूची कैसे राज्यों पर अतिक्रमण कर देती है, कैसे उनको अपने हाथ में ले आती है। आपातकाल की व्यवस्था एक अद्वितीय व्यवस्था है अपने देश में, तो इससे क्या होता है कि एकात्मक व्यवस्था में हम तुरंत ढल सकते हैं। अब जैसे राज्य, अभी जब यहाँ पे क्या है कि आप लोग जब पढ़ते होंगे, जब आपातकाल पढ़ते होंगे तो 2 आर्टिकल पढ़ते होंगे, एक 256 पढ़े होंगे, एक 356 पढ़े होंगे, सॉरी, और एक 365 पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसमें दोनों में राज्यों पे आपातकाल की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो एक में जो है, एक में राष्ट्रपति शासन है, ठीक, और एक में तो मान लो कि वहाँ कोई व्यवस्था बिगड़ गई है, ठीक है, कैसे भी डिटेल में पढ़ाएंगे। और दूसरे में जो 365 है, ठीक, उसमें क्या दिया गया है कि आप जो है, जो राज्यों का मतलब, एक तो हो गया कि संवैधानिक उपबंध नहीं मान रहे हो इसलिए, और दूसरा क्या है कि उसमें ये भी बोला गया है कि साथ में कि अगर आप संविधान मतलब केंद्र सरकार ने जो आपसे कहा, जो आपको नियम बताया जो संविधान के तौर पर सही है, अगर आप नहीं मान रहे तो भी आपके यहाँ राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ठीक है, पढ़ाएंगे डिटेल में। तो इसीलिए क्या है कि भारत में राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ अगर अगर अस्तित्व होता जो यहाँ मामले जो अंदर भावना आ गई कि यहाँ से आपकी सप्लाई काट देंगे और ये जो उत्तर पश्चिम है अलग हो जाएगा भारत से। हालांकि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर यहाँ हमारा कोई दुश्मन देश बैठा हो, बांग्लादेश की जगह पे कोई दुश्मन देश हो, तो इसमें इसकी मदद कर सकता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश में हमेशा उकसाने का काम चाइना करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ये जो हमारा मित्र देश है, अच्छा देश है कह सकते हो बांग्लादेश, तो यहाँ पे वरना यहाँ पे ऐसा हो, लेकिन अगर ये मान लो ये बदमाश भी है, ये हमारे साथ कितना बुरा करने की सोच रहे हैं, तब भी भारत का संविधान ऐसा है, भारत की राज्य व्यवस्था जो प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी है कि ये जो ख्वाब अगर किसी के अंदर आया तो वो ख्वाब के साथ साथ वो भी मिटेगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना, अगर ये आया तो उसका ख्वाब तो मिटाया ही जाएगा, वो भी मिटेगा, क्यों ना पूरी पूरी वो राज्य सरकार ही हो। तो अगर इसीलिए जब थोड़ा डिटेल में चलेगी, एक आपने सरकारी आयोग के बारे में सुना होगा, ठीक है। सरकारी आयोग और कई 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 सारे ऐसे आयोग उस समय बने थे, जो राज्यों ने भी आयोग बनाए थे अपने, ठीक है। तो उसमें यही था कि राज्यों को शक्ति प्रदान की जाए, उन्हें बहुत ज़्यादा स्वायत्त बनाया जाए। हालांकि ये बात सही है कि उनको बहुत ज़्यादा स्वायत्त बनाया जाए, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जब स्वायत्तता बहुत ज़्यादा आती है तो हम लोग उदंड हो जाते हैं और उसका फायदा मतलब कि सदुपयोग की जगह दुरुपयोग करने लगते हैं, ठीक। अगर ऐसा हो जाए तो कुछ राज्य आज ऐसे हैं, अगर मान लो संघीय संविधान की व्यवस्था ऐसी है कि भारत का राज्यों पे कमांड अच्छा नहीं, तो कुछ राज्य अभी इस परिस्थिति में है कि वो 1 महीने को अपने में 1 महीने बाद अपने स्वतंत्र घोषित कर देंगे, ठीक, कह देंगे कि हम एक अलग राज्य बन गए, हमको भारत से कोई लेना देना नहीं, अपना अलग चुनाव लड़ेंगे, या तो वो किसी के साथ साझेदारी कर लेंगे थोड़े दिन के लिए, कहेंगे हम इनके साथ जुड़ गए, हमें भारत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ऐसा भारत में सिस्टम ही नहीं, आप करो कहाँ से कर लोगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, और इसमें ऐसा सिस्टम है, अगर मान लो वही बात है, जब ऐसा आदमी करता तो कहाँ जाता, सीधे वो यूएन जाता। तो हमारे जब संविधान में ऐसा नहीं, तुम जाओ यूएन, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या है कि भारत की व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ सिर्फ क्या है, राज्यों का अस्तित्व रखा ही नहीं गया, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कुछ राज्य ऐसे हैं, ठीक है, कभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, नाम लेके बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ राज्य ऐसे हैं जो खुद को आज भी भारत से मतलब अलग करने में बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या बताया गया कि जियोग्राफी जो है बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। जियोग्राफी से आप अगर अच्छे नेता भी बनना चाहते हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए, आनी इवन साइंस भी चाहिए, लेकिन जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। और अगर अगर आपको मतलब इकोनॉमिक्स क्षेत्र में जाना है तो वो भी, मतलब पढ़ाई लिखाई एक ऐसी चीज़ है कि जीवन में आपके हर जगह काम आएगी, ठीक है। तो लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन बातें समझ में आई होंगी, ठीक। तो चलिए, ये सब अगर आप मेंस लिखोगे ना, जब आप यही सब मेंस में यही सब होता है, यही बवाल होता है बस प्रपंच दुनिया के। आप कितना दिमाग भिड़ा सकते हो, आप नई नई नवाचार सोच जो कैसे डेवलप कर सकते हो, ठीक है, वो लिख के दो उनको। एक मिनट, कैमरा, टाइम बहुत ज़्यादा चला गया। तो अब हम लोग बात करते हैं खादर बांगर, बांगर खादर, ठीक। चलिए देखिए, देखो, जब हिमालय से नदियाँ आई तो अपने साथ क्या लेके आए,
अवसाद लेके आई बहुत सारे, ठीक, अवसाद लाई। और हमको पता है कि जून, 15 जून और उधर सितंबर तक, ठीक, 15 जून के बाद लगभग सारे भारत में 15-18 जून तक मानसून पहुंच जाता है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में खासकर 15 जून तक, ठीक, ध्यान रखना। तो मानसून जब पहुंच जाता है, मानसून पहुंच जाता है, बारिश होती है। बारिश के साथ क्या होता है कि एक तो हिमालय से नदियाँ आ ही रही हैं, ये 12 मासी नदियाँ, जो हिमालय से उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं वो 12 मासी नदियाँ हैं, ठीक है। तो हिमालय से उनमें पानी आ रहा है, अच्छा खासा वाटर आता है। तो उसके बाद क्या हुआ, वर्षा हो गई। वर्षा होने के बाद नदियों में उफान आता है अच्छा खासा। उफान के बाद बाढ़ आता है। बाढ़ इस लेवल तक आती है, अगर आप मध्य जो गंगा की बात करेंगे, अगर आप वही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करेंगे, तो वहाँ मतलब ये बलिया गाजीपुर वाला जो इलाका है और उधर बिहार, ठीक, तो बाढ़ का लेवल ऐसा होता है कि वो आवासीय बस्तियों में घुस जाती है, जीवन तहस नहस कर देती है, ठीक है। एवं जान माल हानि सबका सबका नुकसान होता है। तो उसमें सरकार भी बहुत ज़्यादा पहले से प्रिपेयर रहती है और बाद में ध्यान देने लगती है, ठीक है। तो वहाँ कोई भी सरकार हो, यहाँ किसी सरकार के पक्ष की बात नहीं, क्योंकि जो जो हमको सरकार आई ही इसलिए कि हम लोगों के लिए काम करे, अच्छा करे बुरा करे जैसा करे, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि जब यहाँ नदियाँ आती हैं तो बस्तियों में घुसती हैं, ठीक, ये बस्तियाँ हो गई। बस्तियों में जब घुस गई तो आपको पहले पता होना चाहिए कि बस्तियों में घुसने पहले खेतों में भी जाएंगी, ठीक। खेत जो कृषि के लिए जो उपयुक्त मैदान है वहाँ भी नदियाँ एंट्री मारेंगी। तो इसीलिए ये नदियाँ जो है अपने साथ एक लंबा रास्ता तय करके आती हैं। बहुत सारे अवसाद है, गाद है, चिकनी मिट्टी है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे तत्व, पोषक तत्व लेके आती हैं जो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ क्या करते हैं, ये जो खादर है, ठीक, ये जो खादर है, इस खादर को वो क्या करते हैं, इस खादर के लिए वो क्या करते हैं, इसको जो है, इसीलिए यहाँ नई जलोढ़ हमेशा रहती है, क्योंकि वो अपने साथ लाती हैं और यहाँ बिछा देती हैं इस पे। जलोढ़ का मतलब भी बचा चुके, जल के साथ आई नहीं, ठीक, उसे जलोढ़ कहते हैं, जो उड़ा दे, ठीक। तो इसके इसलिए क्या होगा कि इसके साथ बहुत सारी जो तत्व, पोषक तत्व आप मान लीजिए सीधे से प्राकृतिक उर्वरक भी कहते हैं, लाती हैं यहाँ बिछा देती है। इसको क्या कहते हैं, नई जलोढ़, खादर, इसको क्या कहते हैं, नई जलोढ़, ठीक, नई जलोढ़। नई जलोढ़ आई, अच्छा यहाँ क्या हुआ, तो इसलिए यहाँ क्या होगा, और यहाँ क्या होगा, क्योंकि यहाँ वाटर हमेशा आता रहता है, वाटर हमेशा आता रहता है, तो दूसरा जो इसमें क्या होगा, दूसरा इसमें क्या होगा कि दूसरा इसमें होगा कि भूमिगत जल ऊपर होगा, ठीक, भूमिगत जल जो है ऊपर होगा, ठीक, भूमिगत जल ऊपर होगा। यहाँ की अपेक्षा भूमिगत जल ऊपर होगा। अगर मान लो आप कृषि संसाधन भी डेवलप करना चाहते हो तो यहाँ बहुत अच्छा है, ठीक है। मान लो कल किसी साल बारिश नहीं हुई, ठीक है, या आपको ऐसे बेमौसम पानी चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ मौसमी मानसून आता है, ठीक, हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ मौसमी मानसून आता है, ठीक, 4-5 महीने रहता है साल में। तो उसके बाकी फसल तो हम लोग सालों साल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि यहाँ भूमिगत जल की उपयोगिता रहती, जरूरत भी पड़ती है, तो यहाँ ऊपर उपलब्ध है। और यहाँ जब आप देखेंगे, जब भूमिगत जल के बारे में देखेंगे तो पता चलेगा कि आप जब इस वाले इलाके में कभी जाएंगे या रहते होंगे या कभी जाएंगे तो आप वाटर लेवल बहुत ऊपर होता है, ठीक, वाटर लेवल इतना ऊपर होता है कि छोटे छोटे पंप जो होते हैं उनको रख देते हैं ऊपर और पानी आने लगता है। लेकिन इसीलिए जब यहाँ क्या हो गया, नई जलोढ़ हो गई, नई जलोढ़ हो गई, ये इसे उर्वरक खाद भी कहते हैं, ठीक। तो इसमें क्या हो गया कि इसके एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। जब ये दोनों चीजें हैं, दोनों चीजों का उपयोग काहे के लिए हम लोग करेंगे, कृषि के लिए। यहाँ पर कृषि सबसे ज्यादा उपयोगी होती है, सबसे अच्छी होती है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर कृषि सबसे ज्यादा उपयोगी है, सबसे अच्छी है। तो 3 पॉइंट हमको यहाँ के लिए याद रखने, खादर के लिए, एक तो नई जलोढ़, भूमिगत जल ऊपर होगा, यहाँ जल लिख लो वरना भूल जाओ आप लोग, भूमिगत जल ऊपर होगा, और कृषि के लिए उपयोगिता, उपयोग कृषि के लिए अच्छी मिट्टी और नई जलोढ़, ठीक। और हम लोग जब बांगर की बात करेंगे, बांगर में क्या है कि जब बाढ़ आती है तो ये सीमा है, ये आपकी ये जो लाइन खींची ये सीमा है, इसके बाद यहाँ तक बाढ़ नहीं आ पाती। तो वही अगर आपने फिजिक्स में केशव का फार्मूला पढ़ा होगा तो बस वही थोड़ा बहुत जो इधर तो थोड़ा बहुत छोड़ दे, ठीक, निचुड़ के आ जाए। तो इसके बाद क्या होता है कि यहाँ क्या होता है कि इधर वाले इलाके में क्या होगा, यहाँ जो बारिश होगी, ठीक, बारिश हुई, बारिश होने के बाद यहाँ जो ऊपर की मुलायम मिट्टी है,
शुष्क में रहना। ऊपर की जो मुलायम मिट्टी है वो क्या होगा, वो अक्षय अपर्दन के कारण बारिश होगी, अक्षय अपर्दन होगा। अक्षय अपर्दन कहाँ होगा, इधर ही जाएगा। ठीक, बारिश का पानी जाएगा नदी में, नदी में जाएगा तो वो भी अपनी मुलायम मिट्टी इधर ही पहुंचाएगी। समझ गए। तो यहाँ जो बांगर में जो मुलायम मिट्टी थी भी वो भी गायब हो गई, जो थी वो भी गायब हो गई अक्षय अपर्दन के कारण। ठीक है। और अक्षय अपर्दन यहाँ सिर्फ वाटर से ही नहीं होता है, पानी से, क्योंकि पता है आपको उत्तर भारत में एक हवा चलती है लू। ठीक है, मई अप्रैल में बहुत ज्यादा चलने लगती है। तो जब उस वो आती तो उसके कारण भी अक्षय अपर्दन बहुत अच्छे से हो जाता है। उसके बाद बारिश। ठीक, वही एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, इसके लिए हाल यही है ऐसा। ठीक, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ क्या होता है, मुलायम मिट्टी ऊपर चली गई तो इसको डबल फायदा, इसे सोने पे सुहागा। ठीक, तो यहाँ की मुलायम मिट्टी ऊपर चली गई अक्षय अपर्दन के कारण। अक्षय अपर्दन के कारण अभी हमने बताया, एक तो वर्षा हो गई, दूसरी हवा हो गई, जो कि द्वारा परिवहन होता रहता है। ठीक, तो यहाँ की मुलायम मिट्टी ऊपर गई तो यहाँ जो मिट्टी है उसे कहते हैं पुरानी जलोढ़। ठीक, पुरानी जलोढ़ या इसे कठोर जलोढ़ भी कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। ठीक, पुरानी जलोढ़ ये बहुत कठोर मिट्टी होती है, कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होती है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ लिख लो, कठोर मिट्टी। ठीक, कठोर मिट्टी जो भूड़ का इलाका, जो हम लोग भूड़ जानते हैं, भूड़, जब हम लोग भूड़ के बारे में बात करेंगे तो भूड़ सबसे ज्यादा यहीं पे मिलती है। भूड़, जो भूड़ वाली कृषि है वो यही डेवलप होती है। तो हम लोग यहाँ ऐसा नहीं है कृषि नहीं कर सकते हैं, लेकिन कृषि कर सकते हैं, अभी बताएंगे। तो यहाँ तो एक चीज तो हमको पता चल गया कि पुरानी जलोढ़ है। ठीक, क्यों है पुरानी जलोढ़ वो भी पता चल गया, अक्षय अपर्दन। और जो एक तो बाढ़ नहीं आती है, प्राकृतिक मिट्टी पहले से आती नहीं, दूसरी जो है भी मुलायम मिट्टी वो कट कट के चली जाती है इधर ही। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरी हम लोग क्या यहाँ बात करेंगे कि देखो यहाँ भूमिगत जल क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ तक आता है। ठीक, यहाँ तक पानी आता है, पानी का अवशोषण पृथ्वी यहाँ करती है। ठीक है, तो यहाँ वाटर आता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पानी आते नहीं है, तो यहाँ स्टोर करने जो पानी, अगर भूमिगत जल स्टोर करना चाहे, वाटर लेवल ऊपर कैसे बढ़ेगा। यहाँ बढ़ता, बाढ़ बाढ़ आ गई एक बार अच्छी खासी तो वाटर लेवल ऊपर आ जाता है। हर साल उनका होता रहता है यही कि बाढ़ आई कि वो अपना पूरा कर लेती है। ठीक, तो यहाँ क्या, यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ जो जल है वही निकाल रहे हैं हम लोग, जो भूमिगत जल है वही निकाला जा रहा है बार बार वही, क्योंकि कृषि तो यहाँ भी करते हैं। कृषि प्रचलन में हो गई है, अगर कहीं खेत खाली पड़ा तो हम लोग कृषि तो करेंगे करेंगे, ये एक हो गया, स्वाभाविक हो गया ये। तो कृषि बहुत अच्छी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पैदावार नहीं है, लेकिन कृषि यहाँ होती है। तो क्योंकि हम लोगों ने आजकल कृत्रिम साधन, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित हमने साधन पैदा कर लिए हैं। ठीक, सिंचाई वगैरह के, और आजकल ये भी नहीं, कठोर मिट्टी है तो हल की भी जरूरत नहीं है, ट्रैक्टर हैं। ठीक, मशीनरी सारी उपलब्ध है। तो इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पर भूमिगत जल जो है नीचे मिलेगा। ठीक, यहाँ पर जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल वो कहाँ होगा, वो नीचे होगा। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सिंचाई ड्रिलिंग व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब वो कराएगा। ठीक है, दूसरी बात, ये कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। ठीक, कृषि जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। देखो कहाँ तक दिख रहा है, मुझे लिख लेना। ठीक, होती कृषि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। हमको यहाँ 3 पॉइंट याद रखने हैं कि कृषि के लिए बहुत, और जो भूड़ वाली मृदा है वो यही पाई जाती है। जो भूड़ मृदा, जो भूड़ वाली मृदा है वो यही पाई जाती है। ठीक, लिख लेना भूड़, भूड़ मृदा। ठीक, भूड़ मृदा कहाँ पाई जाती है, यही बांगर वाले प्रदेश में पाई जाती है। तो बांगर क्या है, एक कठोर मिट्टी है। खादर क्या है, एक मुलायम मिट्टी है, नई मिट्टी है। बांगर पुरानी मिट्टी है। बांगर में भूमिगत जल नीचे पाया जाता है, खादर में भूमिगत जल ऊपर पाया जाता है। बांगर में क्या है, बांगर में कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है, हालांकि कृषि होती है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं, लेकिन खादर में कृषि के लिए बहुत उपयोगी क्षेत्र है। ये वाला कृषि के लिए बहुत उपयोगी क्षेत्र है। अगर यहाँ किसी किसी का खेत वेत है तो वो अच्छे से कृषि करता है, बेहतर। ठीक है, और ये इधर ऐसा कुछ नहीं है। तो हमको यहाँ पे मोटा मोटा दिख गया होगा कि बांगर और खादर की उपयोगिता क्या है, और बांगर और खादर किस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो हम ये स्क्रीनशॉट में मिटाएं, फिलहाल कुछ है ही नहीं लिखने को उसमें। चार, अगर आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ना है तो हम बता रहे हैं, क्लास पीछे पढ़िए, चले जाना, पढ़ लेना। ठीक।
तो अब हम लोग हटा रहे हैं इसे। सारा टाइम तो इसी में लगेगा। तो अब हम लोगों को पता चल गया होगा इनका घर अलग कैसे है, दोनों का, खादर बांगर का और भाबर तराई का अलग है, ये मैदान में ही आते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि इतना तो हमने पढ़ लिया, ये बेसिक चीज थी, ये वाली बेसिक चीज थी। अगर अभी मैदान में हम लोग बीच में पढ़ाने लगे खादर बांगर क्या है तो डिस्टर्ब होगा। और हमारा मानना ये भी है कि अगर आप खादर रट के जाएंगे खादर क्या है और बांगर क्या है तो वो अलग बात। अगर आपको एक फार्मूला पता है, उसका बेस पता है कि खादर कैसे तैयार है, बांगर कैसे तैयार है, तराई कैसे तैयार है, भांबर कैसे तैयार है, तो आपको क्लिक करेगा दिमाग में। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे मैदान। देखो, फिर डाल दो उत्तर भारत का विशाल मैदान डालो। उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक, तो पहले हम लोग देखेंगे कि देखो भारत के उत्तरी विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, ठीक, इसके कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। कितने भाग हैं इसके? 4 भाग। 4 भाग हैं। ठीक, कौन कौन से? तो पहले, सबसे पहले हम लोग सबसे ऊपर से लिखेंगे। लिखो नंबर 1 पे लिखो पंजाब का मैदान। ठीक, पंजाब का मैदान। ठीक, क्या लिखना है आपको? पंजाब का मैदान लिखना है। ठीक, उसके बाद लिखो गंगा का विशाल मैदान। ठीक, नंबर 2 पे आपको क्या लिखना है? गंगा का विशाल मैदान। ठीक, प्रमुख मैदान जो उत्तर प्रदेश और बिहार को जो है जो महत्वपूर्ण बनाता है। ठीक है, गंगा का विशाल मैदान। आज जो भारत में उत्तर प्रदेश बिहार में इतनी घनी आबादी है, तो उसके चलते जो राजनीतिक लाभ मिलता है हमको। ठीक है, भारत में ये आबादी के कारण ही राजनीतिक लाभ मिलता है। ठीक है, जो बड़े बड़े लोग हमारी तरफ देखते हैं, उत्तर जब इलेक्शन जीतने होते हैं, खासकर जब कहीं का इलेक्शन हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कोई इलेक्शन हो, तो सबसे पहले हमारी तरफ मुंह उठा के देखते हैं। और आप ध्यान रखना, 2026 तक जो अभी सीटें हैं वो 2026 तक यूं ही रहेंगी। 2026 के बाद सीटें बढ़ेंगी और वो जनगणना के आधार पर बढ़ाई जाती है, मतलब जनगणना जनसंख्या के आधार पर। तो सबसे ज्यादा जब सीटें बढ़ेंगी कि तो उत्तर प्रदेश बिहार की बढ़ेंगी। हो सकता है कि सीटें इतनी ज्यादा बढ़े कि आज मान लो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं। ठीक, हो सकता है ये 100 के पार निकल जाए या 100 कर दी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, इतना मतलब नॉर्मल है, इतना तो होगा ही होगा। ठीक है, तो उपयोगिता, राजनीतिक उपयोगिता जो है उत्तर प्रदेश बिहार की भविष्य में और बढ़ने वाली है, जो हम लोगों ने जनसंख्या बढ़ा बढ़ा के कमा ली है। ठीक है, दूसरी बात, अगर उसका पूरा, हमने फिर आपसे कहा कि अगर नदियां हटा दी जाए तो सब कुछ बेकार, तो भाग जाओगे तुम लोग, उत्तर प्रदेश बिहार में रहोगे नहीं, महाराष्ट्र तमिलनाडु वगैरह चले जाओगे, काम करोगे, खाओगे पियोगे, वहीं रहोगे। पलायन होगा, जब जब यहाँ नहीं रहने की व्यवस्था होगी तो पलायन तो होगा। जब पलायन होगा जनसंख्या घटेगी। ठीक है, तो वही बात है। तो गंगा का विशाल मैदान। तीसरा हमको क्या लिखना है? ठीक, राजस्थान का मैदान भी लिखेंगे, इसे भी अलग से पढ़ते हैं। ठीक, राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान। ठीक है, राजस्थान के मैदान के बाद हम लोग चलते हैं चौथा। चौथा हम लोग लिखेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक, अब यहाँ 2 मैदान नदियों के नाम पे जाने जाते हैं। दोनों कहाँ हैं? दोनों बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश दिशा बिहार में फैले हुए, उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल। हम लोग पश्चिम बंगाल को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल भी, यहाँ क्या है, इनका भी वही हाल है। ठीक, इनका ब्रह्मपुत्र का 2 नदियों के नाम पर है। ठीक है, तो हम लोग एक एक को देखेंगे बारी बारी से। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लें, उतार लें, ऊपर हेडिंग डालनी है। मैदान भारत, उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया। पंजाब का मैदान, गंगा का विशाल मैदान, राजस्थान का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, उसके बाद हम एक एक को भाई उसकी जो है उपयोगिता, उसकी खूबियाँ, जो भी उसके लाभ हैं सब पढ़ेंगे। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें।
ठीक हो गया होगा। हम लोग एक हेडिंग खड़ी रहने देंगे, पंजाब का निर्माण। देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको याद रहे, तो हम यहाँ कुछ ऐसा यूज करेंगे कि आपको याद रहे, आप भूलें ना। तो सबसे पहले हम लोग इसके विस्तार पे बात करेंगे, मैदान के निर्माण पे बात करें या विस्तार पे। देखो विस्तार पे इसमें कुछ है नहीं, विस्तार पे ये पंजाब में ही है, तो विस्तार पे पंजाब का मैदान है, पंजाब में विस्तार में खत्म, इसकी कहानी विस्तार में खत्म हो गई। अब हम लोग इसके निर्माण की बात करेंगे। तो देखो पंजाब के निर्माण के मैदान की देखो, देखो इसका निर्माण, सीधे बात ना लिखे हैं, इसका निर्माण, ठीक, इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण पंजाब में, पंजाब में सिंधु, देखो यहाँ भी नदियाँ आ गई, ठीक, सिंधु तथा इसकी, ठीक, सिंधु तथा इसकी, सिंधु तथा इसकी सहायक, सहायक नदियाँ, नदियों, ठीक, उन्हें लिख भी लो। कौन कौन से लिखोगे आप? लिखो रावी, चेनाब, ठीक, रावी, चेनाब, ब्यास, झेलम, सतलज, सत, सत, सतलज, ठीक, और यहाँ के द्वारा हुआ, ठीक। तो क्या है इसका निर्माण? देखो नदियों के द्वारा हुआ, वो 5 नदियां आपको लिखनी है, कोई लिख देना, ठीक है, वैसे आएगा नहीं कि आपको सिर्फ याद रखने के लिए, यहाँ पे इसकी कोई ऐसी उपयोगिता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अब यहाँ जो दूसरा है, ठीक है, ये जो दूसरा है, इसमें जो लिखना है आपको, दूसरा पॉइंट लिखो कि पंजाब में, देखो यहाँ पंजाब में मतलब यहाँ, ठीक, यहाँ बारी, ठीक, इन नामों को बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, बारी, ठीक, और बहुत अच्छे से याद रखना, फिर बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका यही है, बारी और बिस्त, ठीक, बारी और बिस्त नामक दोआब पाए जाते हैं, दोआब पाए जाते हैं, यह क्षेत्र, यह क्षेत्र कृषि, कृषि के लिए विकसित क्षेत्र है, ठीक, विकसित क्षेत्र है, ठीक। देखो बारी और बिस्त नामक अगर क्वेश्चन सीधे पूछेगा, बारी बिस्त नामक दोआब कहाँ पाए जाते हैं, तो पंजाब में पाए जाते हैं, ठीक, और यह क्षेत्र विकसित क्षेत्र है, ठीक, तो इनको याद रखना। देखो अगर हम लोग पंजाब का मैप इधर बनाए, ये ऐसे कुछ, ठीक, तो यहाँ से ऐसे करेंगे, ऐसे रखेंगे, तो ऊपर बारी पड़ेगा, ऊपर पड़ेगा बारी, और नीचे पड़ेगा बिस्त, ठीक, इतना ध्यान रखना, ये दोआब है। अच्छा दोआब किसे कहते हैं, तो उसे भी समझ लो। देखो दो नदियों के, लिखो दो नदियों के, ठीक, दो नदियों के बीच की जगह को दोआब कहते हैं, दो नदियों के बीच की जगह को दोआब कहते हैं। जैसे मान लो कि ये हो गई आपकी यमुना नदी, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे ही है, और इधर हो गई आपकी गंगा नदी, ठीक, ये जो बीच वाला है, ये जो बीच वाला मैदान है, इसे हम लोग कहेंगे दोआब। और ये कृषि के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कृषि यहाँ होती है, क्योंकि इधर से भी पूरा पूरा कौन सा इलाका पड़ेगा आपको पता है? पूरा खासर पड़ेगा। तो अगर आप इतिहास में पढ़ेंगे, अगर आप इतिहास में भी इनकी उपयोगिता पढ़ने को हमको मिलती है, जब आप पढ़ेंगे, इधर खिलजी को पढ़ेंगे, खिलजी को पढ़ेंगे जब उधर मंगोल शासन आक्रमण होने को था, या आप उनको पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को,
तो उन्होंने यहाँ पे मतलब जब अब उनको अपने राज्य के लिए पैसे की ज़रूरत थी, कृषि की मतलब पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि मंगोल आक्रमण से बचना, तो सबसे सब कहीं भी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती तो पैसे की कर की ज़रूरत थी। तो इन्होंने वहाँ कर यहाँ पर जो कर की व्यवस्था थी, पहले तो यहाँ कृषि के लिए उपयोगी भूमि बढ़ा दी, इसे साफ करवा के, क्योंकि तब जंगल वंगल ज़्यादा हुआ करते थे, तो कृषि के लिए उपयोगी भूमि बढ़ाते गए। प्लस यहाँ कर जो था 1/2 कर दिया, मतलब कि हाफ, अगर आप एक हिस्सा पैदा कर रहे हैं तो आधा आपको सरकार को देना है। ठीक है, तो ऐसा इससे भी ज़्यादा किया गया था हालांकि। ठीक है, तो इसीलिए बताया कि दोआब की उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है, कहीं भी हो दोआब बहुत अच्छी चीज़ मानी गई है। ठीक है, तो इतना आप लिखें स्क्रीनशॉट में, जो करना है फटाफट करें। ठीक है, देखो पंजाब में जो अनुर्वरक भूमि है, जो अनुर्वरक भूमि है, जो बिना पैदावार की भूमि है, उसे वेटलैंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ भूमि को वेटलैंड कहते हैं। ठीक, या अनुर्वरक भूमि कहते हैं, या इसे वेटलैंड कहते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ का जो पंजाब का पर्वतपदी प्रदेश है, ठीक, यहाँ के पर्वतपदी प्रदेश में नदियों के नदियों के अपर्दन, अपर्दन से, नदियों के अपर्दन से एक चौस, ठीक, इसे चौस भी कहते हैं या चोस भी कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में तो इसे कहते हैं सी, ठीक, CHOS, ठीक, नामक, ठीक, नामक आकृति या भूमि, ठीक, भूमि का निर्माण, ठीक, निर्माण। और यह सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो लिख लेना सबसे ज़्यादा होशियारपुर में। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, होशियारपुर एक जिला है। ठीक, होशियारपुर पंजाब का एक जिला है, सबसे ज़्यादा ये होशियारपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका इसके बाद पंजाब में अब इसमें कुछ नहीं रह गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं रहा। एक भूमि बन जाती है, पर्वत नदियों के अपर्दन के द्वारा चास या चोस नामक भूमि बनती है। ठीक, सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, होशियारपुर में पाए जाते हैं। दोआब का मतलब आपको डिटेल में बता चुका है। पंजाब में इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें 2 पॉइंट याद रखना है, एक तो ये हो गया चौस और चोस वाला जो पूरा मामला, ठीक, होशियारपुर जिले में। और दूसरा आपको याद रखना है, ये भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, लेकिन ये जो आपको इधर जो भी मिटा दिया है, जो भी मिटा दिया है, ये जो दोआब पढ़ाए थे बारी और बिस्त, इनको ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, ठीक है, चलो। देखो अब हम लोग इसे हटा के देखेंगे गंगा के मैदान को। चलो, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गंगा के मैदान को। तो ऊपर डाल लो गंगा का मैदान। ठीक, गंगा का मैदान। ठीक, देखो गंगा के मैदान को पहले भागा बांटा गया 3 भागों में। ठीक, एक तो उत्तरी गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान। ठीक, एक उत्तरी गंगा का मैदान हो गया। ठीक, एक हो गया मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। ठीक, और एक हो गया निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा
निम्न गंगा का मैदान। देखो जो उत्तरी गंगा का मैदान है, इसे 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 हटा देंगे पहले, इसे दो में ले जाएंगे। ठीक, इसे ले जाएंगे दो भागों में, इसे बांटा गया। इधर लिखेंगे, एक को लिखेंगे रुहेलखंड का मैदान। रुहेलखंड का मैदान। इधर क्या लिखेंगे, रुहेलखंड। इधर लिखेंगे अवध का मैदान। अवध का मैदान। अवध का मैदान। सारी कहानी मध्य गंगा के मैदान में। तो मध्य गंगा के मैदान में पहले इसे दो भागों में बांटेंगे। पहले इसे दो भागों में, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। इधर लिखेंगे बिहार का मैदान। बिहार का मैदान। ठीक, ये हो गया पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। ये हो गया आपका, इससे लगा है। तो बिहार, बिहार के मैदान को तीन में बांट दें। ठीक, बिहार के मैदान को तीन में बांटो, इसे लिखो सारण का मैदान। ठीक, सारण का मैदान। ठीक, इसे क्या लिखना है, एक लिखना है मगध का मैदान। ठीक, मगध का मैदान। एक क्या लिखना है आपको, इधर लिखना है सारण का मैदान, मगध का मैदान, मिथिला का मैदान। मिथिला का मैदान। ठीक, मिथिला का मैदान। तो उसके बाद इधर क्या है, इधर यहाँ से कितना लिखो, पश्चिम बंगाल का मैदान। बस पश्चिम बंगाल का मैदान। तो आपको एक ग्राफ याद रखना है, सबसे ज्यादा जरूरी ग्राफ है। ठीक है, रुहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान। देखो यहाँ गंगा का मैदान, इसके तीन भाग, इसके तीन भाग किए हमने। तीन भाग में हमने नहीं किए, किया गया ऐसा। फिर उत्तरी भारत का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। उत्तरी भारत के मैदान में, उत्तरी गंगा के मैदान में रुहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान, दोनों उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, बिहार का मैदान। बिहार के मैदान को तीन में बांट दिया, सारण का मैदान, मगध का मैदान, मिथिला का मैदान। और निम्न गंगा का मैदान, पश्चिम बंगाल का मैदान। तो ग्राफ आपको याद रखना है, बाकी इसके निर्माण विस्तार और इसकी जो खूबियां हैं, इन पे अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज वैसे क्लास बहुत लंबी हो गई, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए। क्लास को समाप्त करते हैं और ठीक है।